हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। इससे पहले हम लोगों ने इसके एक बेसिक पार्ट में समझा था कि किस तरह से पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल और फिर वायसराय का सिलसिला चला। उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा बंगाल के प्रमुख गवर्नर को, जिसमें हम लोगों ने वारेन हेस्टिंग्स को भी पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उसे जरूर देख लें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वो बने थे वारेन हेस्टिंग्स। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय ही प्रथम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स के समय की गई थी और नंद कुमार को फांसी वारेन हेस्टिंग्स की वजह से दी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 1788 से 95 के बीच भारत से ब्रिटेन जाने के बाद वारेन हेस्टिंग्स पर जो महाभियोग चला था, तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे जो सेकंड नंबर पर गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, वो हैं कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस बंगाल के जितने भी प्रमुख गवर्नर जनरल हैं उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं इनसे जुड़े क्वेश्चन। तो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1785 ईस्वी में, जब 1772 से 1785 वारेन हेस्टिंग्स रहते हैं। उसके बाद 1786 ईस्वी में 1786 ईस्वी में बनते हैं कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल और 1793 ईस्वी तक रहते हैं। तो इनसे क्वेश्चन जो बनते हैं, इन्हें भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को। आज जिसे हम लोग IAS कहते हैं, उसकी शुरुआत कॉर्नवालिस ने ही की थी। हालांकि पहले ये ब्रिटेन द्वारा ही चुना जाता था, लेकिन बाद में इसमें कुछ बदलाव हुए। जैसे 1853 ईस्वी में सिविल सेवा में चुने जाने वाले लोगों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत हुई। उसके बाद 1923 ईस्वी में इसकी शुरुआत भारत में भी इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। और हम लोग जानते हैं कि 1863 ईस्वी में प्रथम जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे वो प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा में चुने गए थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी भी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया था। तो इनसे जुड़े क्वेश्चन कितने हैं। सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1853 ईस्वी में पहले ये ब्रिटेन में प्रतियोगिता परीक्षा की इसके लिए शुरुआत हुई। 1923 में भारत में इसकी शुरुआत हुई और 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे जिन्हें इसमें चुना गया था। उसके बाद लेकिन हालांकि पहले IAS को ICS कहा जाता था, भारतीय जनपद सेवा। उसके आगे हम लोग देखें, बाद में पुलिस सेवा जो IPS परीक्षा की शुरुआत हुई, उसके जन्मदाता भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो सिविल सेवा के जन्मदाता कॉर्नवालिस, पुलिस सेवा के जन्मदाता कॉर्नवालिस। उसके बाद बात करें अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, या जिसे हम लोग जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जिसको हम लोगों ने आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में पढ़ा था, उसके जन्मदाता यानी कि स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता भी किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को। 1793 ईस्वी में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों में लागू किया गया था। उसके बाद हम लोग देखें 1789 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक। हालांकि दास प्रथा पर अंत यानी दास प्रथा का अंत कॉर्नवालिस ने नहीं किया था, वो 1843 ईस्वी में होता। इन्होंने अपने शासन के दौरान 1786 में ये आए और 1789 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा पर रोक लगा दी, यानी कि दासों का व्यापार होता था उस पर इन्होंने रोक लगा दी। उसके बाद इन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया था, कॉर्नवालिस संहिता जिसे कहा जाता है। इसमें इन्होंने शक्तियों के विभाजन की बात की। कॉर्नवालिस संहिता में इन्होंने शक्तियों को अलग अलग करने की बात की और शक्तियाँ किसमें बांटी, तो न्याय और प्रशासन में।
पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल के पास ही न्याय की शक्ति और प्रशासनिक शक्ति दोनों होती थी। उसके लिए इन्होंने क्या किया, इनका कहना था कि न्याय की शक्ति और प्रशासन दोनों अलग अलग होना चाहिए। और वर्तमान में हम लोग अपने संविधान में देखें तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है। तो उसका छोटा रूप आप लोग कॉर्नवालिस के समय से देख सकते हैं। उसके आगे अब हम लोग देखें इनसे जुड़ी क्वेश्चन में, तो कॉर्नवालिस की समाधि भारत में गाजीपुर यूपी में है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह ब्रिटिश गवर्नर जो ब्रिटेन जाने के बाद आत्महत्या कर लेता है, तो उसको हम लोगों ने पढ़ा था, कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। वह गवर्नर जनरल जो ब्रिटेन जाने के बाद जिस पर महाभियोग चलता है, तो वो वारेन हेस्टिंग्स। और वह गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु भारत में होती है और उसकी समाधि भारत में है, तो कौन है वो, तो कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई थी और उसकी समाधि यूपी गाजीपुर में है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आते हैं सर जॉन सॉर, 1793 से 1798, 1786 से 1793 ईस्वी तक शासनकाल रहता है कॉर्नवालिस का। और 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक रहते हैं सर जॉन सॉर। ये इनका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा और इन्होंने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हम लोग जानते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे, तो 4, 1768 से 1769 पहला, 1780 से 1784 दूसरा, 1790 से 1792 तीसरा और 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो 1790 से 1792 तीसरा, उस समय कौन रहे होंगे, तो कॉर्नवालिस। उसके बाद आते हैं 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी। इस बीच इन्होंने मैसूर के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि इन्होंने मैसूर के साथ कोई लड़ाई नहीं की। लेकिन 1799 ईस्वी में होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें होती है टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो उस समय कौन थे, तो लॉर्ड वेलेजली। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं सर जॉन सॉर का शासनकाल 1793 से 1798 ईस्वी तक रहता है और इनका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। इन्होंने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब हम लोग बढ़ते हैं लॉर्ड वेलेजली, ये VVI, इनसे बहुत क्वेश्चन आता है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 किसके बाद, तो सर जॉन सॉर के बाद। 1798 में ये इनका शासनकाल समाप्त होता है, बनते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। इन्होंने एक सहायक संधि चलाई थी, वेलेजली की सहायक संधि, और ये सहायक संधि इनकी बहुत फेमस रही है। आने के बाद 1798 ईस्वी में इन्होंने सहायक संधि चलाई। और यह सहायक संधि क्या थी, तो इनकी सहायक संधि वेलेजली की सहायक संधि थी कि यह संधि ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारतीय शासकों के साथ करते थे। और इस संधि में जो संधि भारतीय शासक करते थे, इस संधि को उनको अपने दरबार में सेना नहीं रखनी होती थी। ब्रिटिश उनकी सहायता के लिए सेना रखते थे, तो उसका खर्चा भी वो भारतीय नवाब से ही लेते थे। और साथ ही साथ एक ब्रिटिश अधिकारी भारतीय राजा के दरबार में रहता था। तो इसका परिणाम क्या होता था, इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि भारतीय नवाबों पर ब्रिटिश नियंत्रण होना। तो इस संधि 1798 में इस संधि की शुरुआत वेलेजली अपने आते ही कर देता है और सबसे पहले इसको अपनाते हैं हैदराबाद। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 3-4 क्षेत्रों का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इन्हें क्रम से सजाइए कि सबसे पहले संधि को किसने अपनाया, यानी कि वेलेजली के सहायक संधि को। तो सबसे पहले हैदराबाद ने अपनाया था 1798 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर ने 1799 ईस्वी में, फिर तंजौर ने 1799 ईस्वी में, फिर अवध ने इसको अपनाया था 1801 ईस्वी में और मराठा पेशवा ने इसको अपनाया था 1802 ईस्वी में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वेलेजली की सहायक संधि कब शुरुआत हुई इसकी, तो 1798 ईस्वी में सबसे पहले हैदराबाद ने अपनाया 1798 ईस्वी में, मैसूर ने उसके बाद अपनाया 1799 ईस्वी में,
उसके बाद तंजौर ने अपनाया 1799 ईस्वी में। फिर अवध ने अपनाया 1801 ईस्वी में। उसके बाद मराठा पेशवा ने अपनाया 1802 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनेगा कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड वेलेस्ली की, और उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अब बात करें कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में होती है, और उस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली करता है 1800 ईस्वी में। और इस कॉलेज में जो IAS परीक्षा उत्तीर्ण कर जाते थे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कब की थी? 1800 ईस्वी में। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। उसके बाद 1805 ईस्वी में इनका शासनकाल समाप्त होता है। आते हैं सर जॉन वालो 1805 से 1807 ईस्वी में रहते हैं। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। हालांकि जब दिया जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को कम से सजाइए, उसके लिए हम लोगों को ये याद रखना है। वालो के बाद आते हैं मिंटो, 1807 से 1813 ईस्वी तक रहते हैं। और इनसे जो क्वेश्चन बनता है, जो सिखों के प्रमुख शासक थे रणजीत सिंह, उनके साथ इन्होंने अमृतसर की संधि हुई थी। कब? 1809 ईस्वी में। तो इसके लिए याद रखना है कि जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, 1807 से 1813 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। और इन्होंने सिखों के प्रमुख शासक रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की थी। 1807 ईस्वी से 1813 शासनकाल। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक इनका शासनकाल 10 वर्षों का रहता है, और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इन्होंने 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी के बीच नेपाल के साथ युद्ध किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। हालांकि लॉर्ड हेस्टिंग्स को वारन हेस्टिंग्स मत समझिएगा, ये अलग अलग है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक रहता है। इन्होंने 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी के बीच नेपाल के साथ युद्ध किया, और नेपाल के राजा को इन्होंने पराजित कर दिया। और यह तय किया गया कि नेपाल के राजा के क्षेत्र में एक ब्रिटिश अधिकारी रखा जाएगा। और इसी बीच उन्होंने जो शिमला, नैनीताल, देहरादून, कमायूं का क्षेत्र भारत में ले लिया। और इसी क्रम में एक संधि हुई थी जिसे हम लोग कहते हैं 1816 ईस्वी में हुई थी संगोली की संधि। यह संगोली बिहार में है, और इसी संधि के माध्यम से उत्तराखंड और शिमला का क्षेत्र भारत में लिया गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक 10 वर्षों का रहा। इन्होंने 1814 से 1816 ईस्वी के बीच नेपाल के साथ युद्ध किया, वहाँ के राजा को पराजित किया। वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी को रखना, ये एक प्रकार से माना गया कि वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी रखे जाएंगे। और 1816 ईस्वी में उन्होंने संगोली की संधि की, जिसके माध्यम से शिमला और उत्तराखंड का क्षेत्र भारत में मिलाया गया। उसके बाद बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। तो ये पिंडारी कौन थे? तो ये मराठा क्षेत्र के एक प्रकार से लड़ाकू थे। ये मराठा क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम लड़ाकू थे जो ब्रिटिश कंपनियों को परेशान करते थे। तो इन्होंने एक नीति अपनाई जिसके माध्यम से पिंडारियों का दमन किया गया। इस नीति में क्या था कि जो पिंडारियों के प्रमुख नेता थे, जैसे चीतू खां थे, वासिल मोहम्मद थे, करीम खां थे और अमीर खां। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन कौन थे? चीतू खां थे, वासिल मोहम्मद थे, करीम खां थे और अमीर खां थे। उनको पकड़ा गया और पिंडारियों का दमन किया गया। साथ ही साथ 1817-18 ईस्वी में हुआ था मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें पेशवाओं का पद समाप्त कर दिया गया था। और शिवाजी के जो वंशज थे प्रताप सिंह, उन्हें शासक बनाया गया था। प्रताप सिंह को शासक बना दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। 1817 ईस्वी 1718 ईस्वी में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। किसके समय? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, क्योंकि 1813 से 1823 ईस्वी
तक है। तो उसमें मराठा पेशवाओं का शासन समाप्त कर शिवाजी के जो वंशज थे प्रताप सिंह को शासक बनाया गया। और जो बाजीराव द्वितीय थे उन्हें भेज दिया गया था कहाँ, तो कानपुर में, जिनके दत्तक पुत्र नाना साहब जो 1857 की क्रांति में अपने पेशवा पद पाने के लिए युद्ध करते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि पेशवाओं का शासन समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। और इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, नेपाल के साथ युद्ध किया था 1816 ईस्वी में, इन्होंने संगोली की संधि की थी, पिंडारियों का दमन किया था और पेशवाओं का पद समाप्त इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और प्रताप सिंह शिवाजी के जो वंशज थे उन्हें शासक बना दिया गया था। तो आई होप आप लोगों को बंगाल के गवर्नर जनरल जितने भी थे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सर जॉन सर, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लॉर्ड वेलेजली, फिर वारलो, मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों ने लगभग सारे पॉइंटों को टैकल किया है। आई होप आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आया होगा। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे भारत के जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ये वीडियो पसंद आया है, ये वीडियो कैसे लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।